मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अंग्रेज़ों द्वारा अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति को अपनाया गया एवं उन्होंने भारत में राज करो और बाँटो की नीति को अपनाते हुए भारत में आर्थिक रूप से अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा विस्तृत किया था। मुगल साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक नहीं था जो मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित कर सकता था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद भारत में अंग्रेज़ों ने व्यापार विस्तार के लिए धीरे धीरे अपना प्रभुत्व फैलाना चालू कर दिया था। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना एक आश्चर्यजनक घटना थी। ये नहीं था कि वो एक तरह से तुरंत ही भारत में आए थे। भारत के शासकों को अपनी ओर मिलाकर, यहाँ की कमजोरियों को ढूंढकर उन्होंने भारत में धीरे धीरे पैर पसारना चालू कर दिया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सोची-साजी सोच का एक हिस्सा थी। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में साम्राज्य विस्तार पूर्ण रूप से सोची साजी समझौते की नीति का ही पालन था। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की भविष्य संचालन समिति और कमेटी के आदेश के बिना भारतीय राज्यों अथवा नरेशों में किसी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने की नीति के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने जो विस्तारवादी नीति अपनाई थी उसको आगे बढ़ाते हुए भारत के एक एक राज्य को धीरे धीरे अपने अधीन करते चले गए। अंग्रेजी शासन की स्थापना भारतीय शासकों की कमजोरी एवं उनकी दूरदर्शी नीति का परिणाम था। पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों से आने वाले लोग व्यापारी थे। अपने जहाज एवं जानमाल की रक्षा के लिए अपने साथ सशस्त्र सैनिक रखते थे। अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शासकों एवं मुगल बादशाहों की अनुमति प्राप्त करके भारत में व्यापार करने लगे। भारत में मुगल साम्राज्य तक प्राप्त करने के लिए रक्त बहाने में व्यस्त थे। हिंदू शासक अपने खोए राज्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष कर रहे। मराठे संपूर्ण भारत से सीधा एवं चौथे एवं सरदेशों की वसूल करने में व्यस्त थे। इस प्रकार हिंदुस्तान की जितनी भी शक्तियाँ थीं वो अपने निजी स्वार्थों के लिए इधर उधर व्यस्त थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना संयोग हुई नई व चमत्कारी घटना थी। कंपनी के अधिकारियों द्वारा औरंगजेब के समय से ही भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए तलवार का सहारा लेने की वकालत की जाने लगी थी। अतः निश्चित है कि एक सुनिश्चित योजना के अनुसार साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया गया। भारतीयों की कमजोरियों में अंग्रेजों की सोची समझी नीति को साकार करने के लिए रास्ता साफ कर दिया। अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति एवं इसके दूरगामी परिणाम। मुगल सम्राट जहांगीर के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा गया। 150 वर्षों तक अंग्रेज व्यापारी बने रहे। उन्होंने व्यापार न की भूमि की नीति अपनाई। मुगलों के अस्ताचल में जाने एवं पुर्तगाली, डच, फ्रेंच शक्तियों को परास्त कर भारत में अपने लिए मैदान साफ करने में अंग्रेज़ों को 18वीं सदी के मध्य तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। 23 जून 1757 के प्लासी युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम बार राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नीति भूमि न कि व्यापार कर दी। गांधी जी के सहयोगी प्यारेलाल लिखते हैं कि देशी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश नीति में कई परिवर्तन हुए, किंतु भारत में साम्राज्यिक शासन को बनाए रखने का प्रमुख विचार उन परिवर्तनों को जोड़ने वाले सूत्र के रूप में सदैव विद्यमान रहा। यह नीति 3 मुख्य चरणों में निकली, जिन्हें घेराबंदी, रिंग फेंस के नाम से जाना जाता है। सहायक समझौता,
तथा अधीनस्थ सहयोग की नीति। राज्यों की दृष्टि से इन्हें ब्रिटेन की सुरक्षा, आरोहण तथा साम्राज्य कहा जाता है। प्रथम चरण में रिंग फेंस बाड़ाबंदी 1756 से 1798 ईस्वी तक। ब्रिटिश नीति के प्रथम चरण 1757 से 56 से 98 ईस्वी में नियामक विचार, सुरक्षा तथा भारत में इंग्लैंड की स्थिति का प्रदर्शन था। इस काल में कंपनी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। यह चारों ओर से अपने शत्रुओं और प्रतिकूलताओं से घिरी हुई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से कंपनी ने स्थानीय संभावनाओं से मित्र एवं सहायक ढूंढे। इन मित्रों के सहयोग से कंपनी की नीति चाटुकारिता, कृपाकांक्षा युक्त एवं परस्पर आदान प्रदान की थी। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध से पहले उसके बाद में मुगल सत्ता की अनुकंपा प्राप्त करने की चतुर नीति अपनाई। बक्सर युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थानीय शक्तियों की सहायता से राज्य विस्तार की नीति अपनाई। 1784 ईस्वी के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में घोषणा की गई कि किसी भी नए क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जबरदस्त नहीं मिलाया जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तथा सर जॉन शॉर ने देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इस नीति को अपनाने के पीछे उनका मूल विचार मित्र शक्तियों की अवरोधक दीवार खड़ी करने तथा जहाँ तक संभव हो सके विजित मिश्र शक्तियों की बाड़ाबंदी में रहने का था। दूसरा चरण सहायक समझौता या सहायक संधि 1798 से 1813। मारवाड़ रियासत ने 1786, 1790 और 1796 में, जयपुर रियासत ने 1787, 1795, 1799 ईस्वी में एवं कोटा रियासत ने 1795 में मराठों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, किंतु हस्तक्षेप की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। शीघ्र ही अनुभव किया जाने लगा कि यदि स्थानीय शक्तियों की स्वयं की घेरेबंदी नहीं की गई तथा उन्हें अधीनस्थ स्थिति में नहीं लाया गया तो अंग्रेजों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में ब्रिटिश नीति का अगला चरण आरंभ हुआ। इस चरण में सहयोग के स्थान पर पूर्वोत्तर प्रमुखता से थी। वेलेज़ली ने सहायक संधि की पद्धति निर्मित की। इस पद्धति में देशी शासक रियासत के आंतरिक प्रबंध को अपने पास रखता था, किंतु बाह्य शांति और सुरक्षा के दायित्व को ब्रिटिश शक्ति को समर्पित कर देता था। इस प्रकार वेलेज़ली ने सहायक संधियों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को समस्त भारतीय राज्यों को सौंपने का निर्णय लिया, ताकि देशी राज्य ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध किसी तरह का संघ न बना सके। उसने सहायक समझौते से ब्रिटिश प्रभुत्व को और भी दृढ़ता से स्थापित किया। वेलेज़ली ने प्रयत्न किया कि राजपूताना के राज्यों को ब्रिटिश प्रभाव एवं मित्रता के क्षेत्र में लाया जाए, किंतु इस कार्य में सफलता नहीं मिली। तीसरा चरण था अधीनस्थ सहयोग की नीति, जो 1817 से 1858 ईस्वी तक था। 1805 ईस्वी में वेलेज़ली के लौट जाने के बाद ब्रिटिश नीति में पुनः परिवर्तन हुआ। कॉर्नवालिस तथा वॉरलो ने देशी रियासतों की ओर से किए जा रहे संधियों के प्रयत्नों को अस्वीकार कर दिया तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई, किंतु शीघ्र ही इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे और मराठे फिर से शक्तिशाली हो गई। अतः 1814 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ ने लॉर्ड हस्टिंग्स को लिखा कि यदि समय पर विनम्रतापूर्वक मांगे जाने पर भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया तो संभवतः बाद में प्रस्तावित संरक्षण भी अमान्य कर दिए जाएंगे। जॉन मेलकम की धारणा थी कि सैनिक कार्रवाइयों तथा रसद सामग्री दोनों के लिए इन राज्यों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा ये राज्य हमारे शस्त्रों को हम पर आक्रमण करने के लिए योग्य साधन उपलब्ध करवा देंगे। हेस्टिंग्स ने अपना उद्देश्य लुटेरी पद्धति के पुनरुत्थान के विरुद्ध अवरोध स्थापित करना तथा मराठा शक्ति के विस्तार को रोकना बताया। मराठों के साथ की गई संधियों को त्यागना और संगत होना। हेस्टिंग्स ने चार्ल्स मेटकाफ को राजपूतों के साथ समझौता संपन्न करने का आदेश दिया। गवर्नर जनरल का पत्र पाकर चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत शासकों को कंपनी का सहयोगी बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस पत्र में कहा गया कि राजपूताना के राजा जो खिराज मराठों को देते आए उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करें। यदि किसी अन्य पक्ष द्वारा राज्य से खिराज का दावा किया जाएगा तो उसे कंपनी निपटेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले राज्यों के शासकों को अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र आचरण करने का अधिकार होगा।
किंतु उन्हें अपनी व्यय पर ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। कंपनी द्वारा संरक्षित राज्य को दूसरे राज्य से संधि करने के लिए कंपनी से अनुमति लेनी होगी। इस सब के बदले कंपनी ने राज्य की बाह्य शस्त्रों से सुरक्षा करने तथा आंतरिक विद्रोह के समय राज्य में शांति स्थापित करने का दायित्व किया। इस पर हेस्टिंग ने देशी राज्यों के समूह बाह्य सुरक्षा एवं आंतरिक शांति का चौबट डाला, जिसे चुगने के लिए भारत के देशी राज्य आ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल में फंस गए। भारत में लगभग 600 देशी राज्य थे, जिनकी संख्या समय के साथ साथ घटती रह गई। 1817-18 ईस्वी में कंपनी ने भारत के 40 राज्यों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी। अरे